नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में डबल सुसाइड से कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि आईपीएस पूरन कुमार के शव का 9वें दिन पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार की सहमति के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने खुदकुशी के 9वें दिन पोस्टमार्टम की सहमति दी और गमगीन माहौल के बीच आईपीएस अधिकारी की अंत्येष्टि की गई। उधर इसी मामले से जुड़े रोहतक में एएसआई की भी इसी अंदाज में खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने और वीडियो में आईपीएस अधिकारी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अब रोहतक में चिंगारी सुलग रही है कि परिवार संदीप लाठर का तब तक पोस्टमार्टम और संस्कार नहीं करेगा जब तक कि आईपीएस अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ जातिवाद फैलाने और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं किया जाता। ऐसे में आगे ये पूरा मामला किस करवट बैठेगा, ये सवाल है। तो डबल सुसाइड के बाद अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार है और अगर इस पूरे मामले में कुछ लूपहोल्स हैं तो वो कहां तक पहुंचेंगी, ये जांच कहां तक जाएगी, सीबीआई से कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, पुलिस की जांच कहां तक आगे बढ़ेगी, कितनी ठोस तरीके से बढ़ेगी और आगे कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई होंगी, तमाम सवाल उठने लगे हैं। हालांकि गमगीन आंखों और गमगीन माहौल के बीच में आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार तो हुआ, लेकिन अब वही जिद जो आईपीएस के परिवार ने पकड़ी थी, वही जिद अब एएसआई संदीप लाठर के परिवार ने पकड़ ली है कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक आईपीएस पूरन के परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सवाल यह है कि आखिर अब ये मामला किस तरफ मोड़ लेता नजर आ रहा है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। किसकी कितनी जिम्मेदारी है, ये भी एक सवाल है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। कहते हैं ना, जो काम जब होना होता है तभी होता है। आईजी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी से उपजे हालात के बीच रोहतक में ही पुलिस के एक एएसआई संदीप लाठर की इसी अंदाज में खुद को गोली मारने की घटना और अपने पीछे छोड़े गए एक वीडियो में आईजी और परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप से ये डेथ मिस्ट्री डबल मिस्ट्री में बदल गई। आखिर कोर्ट के नोटिस और दूसरी खुदकुशी इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गई। बुधवार को सुबह आईजी की पत्नी ने पोस्टमार्टम की सहमति इस आश्वासन के बाद लिखित में दे दी कि चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सजा देंगे। 4 घंटे की हाई लेवल की पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद आईजी का शव परिजनों को सौंप दिया गया और शाम 4 बजे सेक्टर 25 में पार्थिव देह की अंत्येष्टि की गई। समाजिक लोगों नाल सलाह करके सारे नाल सलाह करके सानू जदों उन्होंने पोस्टमार्टम लई उन्होंने ऑर्डर ले जो भी किया सानू वो सारा कुछ मनना पैना। हुण असीं उहनूं बचा तां नहीं सके भाई पूरन कुमार जी नूं, पर परिवार ये चाहता कि असीं अपने हत्थां नाल उन्हां दा अपने हत्थां नाल संस्कार कर दईए। हालात ऐसे ने, कोई छुपे हुए नहीं है। हालातों के आधार पर ये करना पड़ रहा है। प्रोटेस्ट बहुत लंबा हो गया। सरकार को चाहिए था जस्टिस देती, नहीं दे पाई सरकार। इसमें केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और यूटी प्रशासन विफल हो गया। चंडीगढ़ में आईजी परिवार का मामला तो शांत होता लग रहा है, पर अब रोहतक में दूसरी खुदकुशी सुलग रही है। रोहतक के गांव लाडोत में बुधवार सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा के साथ दिवंगत संदीप लाठर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहां अब ये परिवार संस्कार न करने पर अड़ा है। इनकी मांग है कि पहले आईजी और परिवार के खिलाफ जातिवाद फैलाने और भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की जाए, यानी काउंटर एलिगेशन शुरू हो गए हैं। सीएम ने भरोसा दिया कि जांच निष्पक्ष होगी। प्रशासन के अधिकारी 5 बहनों के अकेले भाई और 3 बच्चों के पिता संदीप लाठर की अंत्येष्टि के लिए परिवार को मना रहे हैं। संदीप लाठर के बारे में पता चला है कि वो मिलनसार स्वभाव का, खुद सबको राम राम कहने, पौधरोपण और रक्तदान शिविरों में हिस्सा लेता रहा है। उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उचित कार्रवाई होगी दोषियों के प्रति। हाँ, हमने न्यायिक जांच की मांग करी थी। क्या अभी पोस्टमार्टम के लिए आपने कोई फैसला लिया है? नहीं, पहले एफआईआर की कॉपी होगी और हाँ,
जो भाई ने सुसाइड नोट मार उसमें कह रहा कि उससे वीडियो में करे। गौरतलब है कि इन दोनों मामलों और हरियाणा पुलिस के अंदरूनी हालात उजागर होने से फोर्स की छवि पूरे देश में खराब हुई है। सरकार को भी अब ऐसी घटनाओं को रोकने और फोर्स की प्रतिष्ठा बनाने के लिए कदम उठाने होंगे, क्योंकि कहना आसान करना मुश्किल होता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो एक के बाद एक सुसाइड, आखिर ये पूरे मामले कहते क्या हैं और आखिर हरियाणा पुलिस के अंदर आखिर चल क्या रहा है, ये तमाम सवाल हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करने वाली सरकार के वो दावे कहाँ गए? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा, किस तरह की परिस्थिति बनती नजर आएगी? हालांकि अंतिम संस्कार हो गया, IPS पूरन कुमार का 9वें दिन, लेकिन अब ASI के परिवार ने जिद पकड़ ली है, एक तरीके से मांग पर अड़ गए हैं और जाहिर सी बात है जो ये मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है, आगे क्या कुछ नजर आ रहा है इस पूरे मामले में, पूरे सिनेरियो को अगर समझने की कोशिश करें तो? देखिए सौरभ, बड़ा मामला तो सुलझ गया। बड़ी चिंगारी जो थी मेरे को लगता है वो बुझती हुई नजर आ रही है, शांत हो जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़ का मसला था जहां पूरी सरकार बैठी है। चंडीगढ़ वैसे भी यूटी शांत जगह है, चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, जहां लोग बड़े सभ्य हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। चंडीगढ़ को रहने लायक खूबसूरत सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। तो वहां ये चिंगारी सुलग रही थी। 9वें दिन जाकर ये पोस्टमार्टम हुआ है। दरअसल जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया कि एकदम स्थितियां बदल गई। कल तक भी पीड़ित परिवार इस बात पे राजी नहीं था कि पोस्टमार्टम करवाएंगे, वो अड़े थे कि खुदकुशी का जो नोट था, सुसाइड नोट में जो आरोप लगे थे, जो FIR में नाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए, चाहे रोहतक SP चाहे DGP। लेकिन कल जो परिस्थितियां थोड़ी चेंज हुई है, कोर्ट का नोटिस आया है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने नोटिस दिया कि आप पोस्टमार्टम कराइए, शव की पहचान करना जरूरी होता है परिवार के किसी सदस्य की ओर से, तभी लिखवाया जाता है, उसके बाद पुलिस में पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि ये पुलिस केस है सुसाइड करना। तो एक तो कोर्ट का नोटिस और दूसरा जो रोहतक वाला कल जो केस हुआ है, मेरे को लगता है दबाव अब वो काउंटर हो गया था। जिस तरीके के आरोप लगे हैं, थोड़ा परिस्थितियां बदल गई। इस स्थिति को और गंभीर बनाने के, अड़ने के बजाय थोड़ा सा लचीलापन दिखाया गया। और आज सुबह 9:30 बजे के आसपास ही परिवार ने सहमति दी, क्योंकि कोर्ट का भी नोटिस था, उसका जवाब देना था 15 तारीख को। तो आखिरकार परिवार मान गया। पोस्टमार्टम प्रक्रिया 4 घंटे में पूरी हुई, पूरे हाई लेवल की पूरी वीडियोग्राफी हुई। FSL के एक्सपर्ट थे, बैलिस्टिक एक्सपर्ट थे, पूरी वीडियोग्राफी हुई 4 घंटे की। 2:20 पर शव पोस्टमार्टम के बाद IG साहब के घर आया और वहां से 3 बजे फिर टाइम था, लोगों को बताया गया था जिन्होंने अंतिम दर्शन करे। 3 बजे शव यात्रा निकली, 4 बजे सेक्टर 25 में संस्कार हो गया। ये तो मेरे को लगता है अब सरकार की चिंता बहुत बड़ी खत्म हो गई है। परिवार का देखो दर्द तो अपनी जगह है, परिवार इस सदमे को धीरे धीरे भूलेगा, लेकिन ये चिंगारी बुझ गई। अब इसकी जगह रोहतक वाली चिंगारी जो है वो सुलग रही है। मेरे को लगता है बड़ी मुसीबत जो थी, बड़ा संकट, वो टल गया है। रोहतक वालों को भी मेरे को लगता है, चूंकि मान जाएंगे, प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं कि देखिए मुख्यमंत्री आज गए थे, उन्होंने कहा जी निष्पक्ष जांच होगी, कोई कितना बड़ा हो सजा देंगे, चाहे वो चंडीगढ़ का मामला हो चाहिए। अब ठीक है देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन आपने हमने देखा बीच में 1 महीना पहले तक। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास देवेंद्र। ठीक है, मैं लौटता हूं। महेश, अब मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कुछ लगता है? एक के बाद एक सुसाइड, और जवाबदेही कौन तय करेगा? किसकी जवाबदेही है? क्या चल रहा है हरियाणा पुलिस प्रशासन के अंदर? क्या कुछ नजर आता है? देखिए, कल भी मैंने विस्तार से इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ जिस तरीके से ASI संदीप की सुसाइड का मामला सामने आया, रोहतक में कार्यरत थे ASI संदीप, और कल भी मैं इस बात का विस्तार से जिक्र कर रहा था कि ऐसा कोई पुलिस थाना नहीं है जहां पर मंथली नहीं आती हो। ऐसा मुझे लगता है कि कहीं कोई SHO या कहीं कोई ऐसा अधिकारी शायद ही कोई ढूंढ पाए कि जो इस पूरे व्यवस्था का हिस्सा ना बन चुका हो, यानी जो मंथली इनकम सिस्टम पुलिस का बनाया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नायब सरकार में बनाया गया या मनोहर लाल खट्टर सरकार में बनाया गया, उससे 10 साल पीछे चले जाइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार, उससे पीछे चले जाइए आप, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार, उससे पीछे चले जाइए, बंसीलाल की सरकार, ये
दशकों से चलता आ रहा है। मुझे लगता है कि हरियाणा जब से बना है तब से ये मंथली का जो सिस्टम है वो पुलिस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने ये भी कहा था कि पुलिस जबरन मंथली वसूल करे, ऐसा भी नहीं है। अपनी व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए, कमाऊ बनाए रखने के लिए शराब के ठेकेदार ये काम करते हैं। इसके अलावा नया जो नशे का कारोबार जो पनपता हुआ नजर आ रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में और खासकर पंजाब में, वो नशे के कारोबारी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस से संपर्क साध कर रखते हैं, जिसका फायदा आर्थिक तौर पर पुलिस को रह रहकर मिलता रहता है। तो ये मानकर चलिए कि जड़ें काफी गहरी हैं। देखिए, संदीप के आरोपों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था। संदीप, एएसआई संदीप ने तो एक और महत्वपूर्ण आरोप जो है, बेहद संगीन आरोप पुलिस पर लगाया था, जिसमें रोहतक को लेकर ही वो ये कह रहे थे कि यहाँ महिला पुलिसकर्मियों का यौन शोषण किया जा रहा है। देखिए, ये तो पूर्ण सिंह के परिवार पर आरोप नहीं थे या वाई पूर्ण कुमार पर यह आरोप तो नहीं था कि महिला पुलिसकर्मियों का कोई यौन शोषण उनकी तरफ से किया गया। ऐसा तो कोई आरोप ना तो एएसआई संदीप की तरफ से लगाया गया, ना आज तक इस तरह की कहीं कोई बात उठाई गई। लेकिन अगर एएसआई संदीप के लगाए आरोपों को ही अगर हम सच मान लें थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो तो आरोप ये भी लगा रहे थे कि महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फिर शिकायतकर्ता कहाँ है और ये यौन शोषण करने वाले कौन लोग हैं? क्या वो साथी पुलिसकर्मी हैं या वो पुलिस अधिकारी हैं? ये सवाल भी तो महत्वपूर्ण है। आप जिक्र कर रहे थे कि पुलिस में ये चल क्या रहा है। देखिए, मैंने जिक्र किया कि पुलिस के आर्थिक तंत्र की व्यवस्था क्या है। सरकार जो तनख्वाह देती है, काफी सारे पुलिसकर्मी तो आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें तनख्वाह की जरूरत नहीं है। हाँ। बहुत महंगी गाड़ियों में वो घूमते हैं। और यहाँ एक जिक्र और किया गया, एएसआई संदीप ये कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए और पी अमनीत की गिरफ्तारी कर ली जाए। देखिए, अगर किसी भी तरह का कोई भी शोषण अगर वाई पूर्ण कुमार की तरफ से किया गया था बतौर एडीजीपी, बतौर आईजी, अगर उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी अगर शोषण किया गया था, किसी भी तरह का डर था, दबाव था, तो उसकी सजा क्या उनकी धर्मपत्नी को दी जा सकती है? बिल्कुल। धर्मपत्नी क्या पुलिस महकमे में आईपीएस है? तो साफ तौर से बात मानी जा सकती है कि जिस तरह की मांग यहाँ पर रखी जा रही है, कभी कभी लगता है कि इसके पीछे राजनीति के रंग भी है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी जांच की जाने की जरूरत है। ये वाई पूर्ण कुमार के मामले में भी सही है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया है। और ये संदीप, एएसआई संदीप के मामले में तो और भी ज्यादा है। वजह क्या है कि जो आपका शोषण करने वाला था वो तो अब दुनिया में नहीं था, और जब आपका एएसआई संदीप का शोषण अगर हो रहा था, किसी भी तौर तरीके से हो रहा था, तो उस वक्त तो कोई शिकायत उनकी तरफ से नहीं दी गई। अब अगर कोई भी किसी भी तरह का डर अगर वाई पूर्ण कुमार से था, तो वो तो एक हफ्ते पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। तो किस तरह का डर सवाल है संदीप को था, और किस तरह की शहादत की बात वो कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और क्या पुलिस में भ्रष्टाचार एएसआई संदीप को पहली बार देखने को मिला? मुझे लगता है कि भर्ती के दिन ही या भर्ती के दिन से ही आज तक जितने साल भी उन्होंने नौकरी की, आए दिन हर रोज ये सब कुछ देखने को मिला होगा। फिर अब इस मामले को लेकर आत्महत्या क्यों की? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक दुनिया के पास नहीं, और हम भी नहीं दे सकते। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय किया जा सकता है कि आखिर आधार क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पर एएसआई संदीप क्या कह रहे हैं, एएसआई संदीप के परिवार के लोग अब क्या कह रहे हैं, और कि यहाँ पर जांच की जाए, संपत्ति की जांच की जाए वाई पूर्ण कुमार की। देखिए, कोई भी हरियाणा प्रदेश या देश का कोई भी एचसीएस हो, आईएएस हो या आईपीएस हो, सालाना उसे अपनी संपत्ति का, अपने बैंक बैलेंस का, अपने लॉकर्स का पूरा ब्यौरा केंद्र की सरकार को देना होता है। हर बार, हर साल ये ब्यौरा वाई पूर्ण कुमार की तरफ से भी दिया गया होगा, पी अमनीत कुमार की तरफ से भी दिया गया होगा। अगर जो ब्यौरा सरकार को दिया गया है और जो वास्तविक संपत्ति इस परिवार के पास है, उसमें अगर कोई बड़ा अंतर है, तो फिर किसी एफआईआर की जरूरत यहां पर केंद्र की सरकार को नहीं है। वो अपने स्तर पर ये इन्वेस्टिगेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वीरेन जी, क्या कुछ लगता है, बड़ी मछली कौन है, जिम्मेदार कौन है, और आखिर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कहां कोई लूपहोल्स हैं जिसके चलते ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चौंका रही हैं, इंटर डिपार्टमेंट इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं? जाहिर सी बात है, जब आप लड़ नहीं पा रहे हैं तो आप आत्महत्या कर ले रहे हैं, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान है जीवित रहकर लड़ना, कानून के दर पर जाना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना। लड़ तो सकते हैं, और ये जिस तरह से कदम उठाए गए एएसआई के द्वारा या फिर आईपीएस के द्वारा, इस पर भी अगर हम बात करें तो वो क्या हो रहा है? अगर हम आगे समाधान को देखें तो क्या कुछ नज़र आता है? निष्पक्षता जांच होगी जैसा कि महेश भी कह रहे हैं, कुछ और निकल कर आएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? देखिए,
ये दोनों ही घटनाएं दुखद हैं और पुलिस के तंत्र पर प्रश्न चिन्ह भी है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी जी। और क्या इन दोनों लोगों की आत्महत्या से क्या पुलिस में कोई सुधार आ जाएगा? देखिए ये तो कुछ दिन की बात है, लोग भूल जाएंगे। पुलिस का जो तंत्र है वो तो वैसा ही चलता रहेगा जिस तरह से पहले चलता आया है, उसमें कोई सुधार की संभावना दिखाई देती हो ऐसा है नहीं। और जहां तक जांच की बात है, देखिए चंडीगढ़ की एसआईटी जांच कर रही है, ये हरियाणा पुलिस जांच करेगी, तो इन दोनों को जांच कुछ भी निष्कर्ष आए, कोई भी लोग इस जांच के निष्कर्ष पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा बन गया है। अगर किसी पक्ष को, अगर उसके पक्ष में माहौल, अगर रिपोर्ट नहीं आएगी तो वो कहेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और लोग भी अलग अलग राय रखेंगे। अगर जहां 6 लोग इकट्ठे होंगे तो वहां 7 राय बनेगी। तो मतलब इस पे चाहे चंडीगढ़ की एसआईटी जांच कर ले, चाहे हरियाणा पुलिस की कर ले, तो इस पर कोई विश्वास करेगा नहीं। क्या वास्तविक कारण जो है वो सामने आ पाएंगे, ये एक प्रश्न रहेगा। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि हाई कोर्ट के से जांच कराई जाए, सीआई जांच हो, मतलब गहराई से जांच कराई जाए। ये एसआईटी के स्तर पर, चाहे हरियाणा की हो चाहे चंडीगढ़ की हो, इस एसआईटी के आधार पर कोई जांच के निष्कर्ष पर विश्वास ही नहीं करेगा और जिस अनुकूल नहीं होगी रिपोर्ट, दूसरा पक्ष कहेगा कि इसमें धांधली हुई है, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा? इस समय पुलिस के तंत्र पर जो सवाल उठा हुआ है उस पर विश्वसनीयता का संकट है। और ये एक बात है कि पुलिस की कार्य प्रणाली में तो दोष है ही है, कहीं ना कहीं विकार है, तभी इस तरह की समस्या हुई है। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है प्रशासनिक स्तर पर कि एसपी की अपने आईजी से नहीं बनती, आईजी जो है उन पर अविश्वास करते हैं, ये चलता है, ये कार्य प्रणाली का हिस्सा है। तो इस तरह कई तरह की खामियां हैं। और अब जो रोहतक का घटनाक्रम आया है, रोहतक के घटनाक्रम देखिए, चाहे चंडीगढ़ का हो चाहे रोहतक का हो, राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो सेकते आए हैं, अब भी होगा, राजनीति हो रही है, आगे भी होगी। लेकिन जो वास्तविक इसके कारण थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या कारण थे, ऐसे 2 लोगों को ऐसा गंभीर आत्मघाती पग क्यों उठाना पड़ा, क्या ये जनता के सामने आ पाएगा? और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उसका क्या हल है? कोई हल नहीं है। अब तक जब आप पुलिस में आते हैं, पुलिस की वर्दी की शपथ लेते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की शपथ लेते हैं, तो ऐसे में ऐसी घटनाएं दुखद हैं। और पुलिस के मनोबल के साथ जो ईमानदारी की बात है, वो ईमानदारी की बात तो कल्पना नहीं कर सकता। भाई पुलिस विभाग में अब ईमानदारी कहाँ आएगी? तो लोगों के तरह तरह के स्वार्थ जुड़े हुए हैं और हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग भी पुलिस व्यवस्था के तंत्र को भ्रष्ट करने में पूरा योगदान देते हैं। मतलब हर वर्ग जो है इसके लिए दोषी है, क्योंकि कोई ना कोई अपने फेवर पक्षपात के लिए जो है पुलिस को प्रलोभन देता है। तो हर एक कोई लोग गलत काम करते हैं, कहीं पक्षपात चाहते हैं। तो इस तरह का एक पुलिस तंत्र पर अविश्वास बना हुआ है। और अब राजनीतिक कारण क्या है? देखिए, चाहे रोहतक हो चाहे चंडीगढ़ हो, अब सब लोग देखिए मानसिक रूप से संवेदनाएं तो करेंगे क्योंकि वो फर्ज भी बनता है, हर इंसान की जान की कीमत होती है, जाहिर सी बात। लेकिन जो वास्तविक कारण है, वो वास्तविक कारण कैसे आ पाएंगे जनता के सामने, समाज के सामने, और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, ये सब सोच का विषय है। और इस पर भी देखिए, जो गृह मंत्री होता है, अब ये विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा विभागों का दायित्व रहता है, तो ऐसे में गृह विभाग की ओर वो कितना ध्यान दे पाते हैं? इसके लिए तभी कहा गृह मंत्रालय क्यों बनाया गया था कि गृह मंत्री एक तरह से स्वतंत्र रूप से पुलिस की समस्या भी हो सकती है, उनके कार्य दशा का भी जो स्थिति हो सकती है, उसमें समय समय पर सुधार की आवश्यकता भी है। तो ऐसे में पुलिस तंत्र को चुस्त दुरुस्त बनाने के अलावा उसमें एक तरह के जो विकार पैदा हुए हैं, उसे कैसे हल किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। और एक तरह से हरियाणा में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये इन घटनाओं से पता चलता है। चाहे तहसील का विभाग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे दूसरे सरकारी विभाग हो, क्या आम आदमी को वहां पर न्याय मिल पाता है? क्या उनकी शिकायतें दूर हो पाती है? इस तरह हरियाणा सरकार ने समाधान शिविर आयोजित किए हैं, वहां लोगों को कितना न्याय मिल पाता है, कितनी खाना पूर्ति होती है? तो ये एक स्थिति बनी हुई है। तो सरकार के स्तर तंत्र का विश्वास बना रहे, पुलिस कर्मियों का मनोबल बना रहे, इस तरह इस पर भी चिंतन और मनन करने की जरूरत है। जी वीरेंद्र जी, जो ये घटनाएं होती हैं वाकई में झकझोरने वाली हैं और समाज को एक मैसेज देती है, एक नेगेटिव मैसेज भी देती है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन सरकार बेशक तमाम दावे कर ले, लेकिन इन पूरे घटनाक्रमों पर अगर नज़र डालें, फौरी तौर पर अभी मौजूदा घटनाक्रमों पर देखें या फिर बीते घटनाक्रमों पर, जैसे देवेंद्र और महेश ने भी जिक्र किया, देखें ये कोई नई बात नहीं है, हर बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। मौजूदा सरकार की बात करें तो
सीएम सैनी गृह विभाग उनके पास है। ये घटनाएं क्या राजनीतिक तौर पर भी प्रभावित करेंगी सरकार की साख को प्रदेश स्तर पर? करती हैं तो वो कितना करती हुई नजर आएंगी आने वाले समय में? इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, जातिवाद और भ्रष्टाचार ये जो मुद्दा छाया हुआ है, ये काफी गंभीर विषय है। ये कोई वर्तमान सरकार की देन है, ऐसी बात नहीं है जी। और इसके लिए देखिए, राजनेता भी दोषी है। राजनेता अगर अपने पास किसी को गनमैन लगाते हैं, किसी को कोई अधिकारी लगाते हैं, तो वो भी अपनी जात के लगाते हैं। तो मतलब एक जो जातिगत समीकरण बना हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अविश्वास का कारण है हमारे समाज में। ये एक बहुत बड़ा जहर है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, कोई अगर अपना विश्वसनीय कर्मचारी चुनने की बात होती है तो वो पहले अपनी जाति में से प्राथमिकता देते हैं। ये एक समय से, काफी समय से चला रहा है और यही कारण है कि टिकटों का वितरण हो तो भी चुनाव के समय में जातिगत समीकरण देखते हैं। जब जातिगत समरसता की बात तो करते हैं, लेकिन समरसता कहीं दिखाई नहीं देती है। वो हर विषय आप देख लीजिएगा, समाज का कोई भी क्षेत्र हो, तो जातिगत समीकरण जो है वो हावी और प्रभावी दिखाई देते हैं और ये दूर भी हो सकते हैं। और जो भ्रष्टाचार है, ये तो सदियों से चला है। कोई सरकार इसको खत्म नहीं कर पाई, ना खत्म कर पाएगी, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। तो ये एक सुविधावाद जो बना हुआ है, ये समाज के लिए कलंक है। और अब सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार तो इस पर अंकुश लगाने का काम कर सकती है, इस पर पहल करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के विभाग में देखें तो उनके कितने सजातीय अधिकारी है, ये उनको सोचना होगा। दूसरे मंत्री है, उनको देखना होगा कि वो एक जो जातिगत जो विष फैला हुआ है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। हर विभाग के अधिकारी को भी ये देखना होगा कि जो अधिकारी आते हैं, वो चाहे अपना गनमैन लगाते हैं तो वो अपना एक विश्वसनीय अधिकारी लगाते हैं। जो उनका विश्वसनीय कर्मचारी होते हैं, अगर वो ट्रांसफर हो जाता है अधिकारी, तो वो अपना गनमैन साथ लेके जाते हैं। ये काफी समय से चला जा रहा है और इससे जो भ्रष्टाचार को जो प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि एक धारणा बन जाती है जो नजदीक का कर्मचारी होगा वो इस चीज का कई बार अनुचित लाभ भी उठाता है। तो ये सब स्थिति बनी हुई है। तो इस मामले में काफी कुछ सोचकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और ये बात भी देखनी चाहिए कि चाहे मंत्री के विभाग हो, चाहे अधिकारियों के हो, वो एक जो जातिगत जो हम अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जो अपनी जाति को प्रभावित करते हैं, जाति का एक पहचान बताते हैं, इस विषय पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। देवेंद्र, महेश, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में आप दोनों से कमेंट चाहूंगा। देवेंद्र, एक बेहद अहम सवाल, वो सवाल जो खटक रहा है, जो साल रहा है, वो ये कि आईपीएस पूरन कुमार के जब उन्होंने सुसाइड कर लिया उसके बाद एएसआई ने आत्महत्या क्यों की? ये सवाल है जो महेश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कल भी हमने चर्चा की। आखिर कौन सी मजबूरी ऐसी थी जो वो जीवित रहकर न्याय नहीं मांग सकते थे, लड़ नहीं सकते थे? किस बात का डर था, किससे डर था जो उन्होंने सुसाइड किया? और उस परिवार से क्या डर था जिनके खुद आईपीएस जो जिनको दोषी वो बता रहे हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं? देखिए सौरभ, मैं ये कहता रहा हूँ, ये सारे मामले, ये जो मामला उठा है, उसके बाद जो शराब कारोबारी था वो रोहतक का था, जो एएसआई है ये रोहतक है। रोहतक पुलिस की कार्य प्रणाली पिछले 1-2 साल के एक किसी सक्षम अधिकारी से, निष्ठावान अधिकारी से, और जो मुख्यमंत्री को, सरकार को ये जांच शीशे की तरह साफ करके दे के पिछले 2 साल में यहाँ रहा क्या है। ये सारे मामले, एक्टिविटी जो हुई है, ये सारा रोहतक इसकी जड़ रही है। एक बात। दूसरी, हम देख रहे पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके से क्राइम बढ़ा था हरियाणा में, मुख्यमंत्री खुद चिंतित थे क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास है, जवाबदेही है। मुख्यमंत्री ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, बड़े बड़े अधिकारियों की, एसपी की, कमिश्नर की, आईजी की, के उनको ये कहा कि फ्री हैंड दिया कि क्राइम नहीं होना चाहिए। हरियाणा का पूरे देश में नाम हो रहा था कि क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई, व्यापारी डरे हुए थे। कहां ध्यान उधर था और अब ये दूसरा केस आ गया जिससे फिर हरियाणा की बदनामी हुआ। तो क्राइम बढ़ने की बात ही, यहाँ पुलिस की छवि पर ही बहुत बड़ा दाग लग गया। तो क्राइम कैसे और कंट्रोल होगा? ठीक है, छाया सरकार पर भी है कि सरकार क्या कर रही है। अगर पुलिस में इस हद तक घटनाएं हो रही हैं, इस हद तक भ्रष्टाचार है, तो फिर सरकार भी जिम्मेदार है, जवाबदेही है। तो मेरे को मुख्यमंत्री को सजग होना पड़ेगा इस पूरे दोनों मामलों की जांच। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस समय कम है, लेकिन जांच में जो भी सामने आएगा वो अप्लाई तो करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, जो शराब कारोबारी है, जो एक हेड कांस्टेबल अंदर पड़ा है जिसने एफआईआर दर्ज कराई, ये तमाम तौर पर प्रकरण है क्या? कारोबारी, मुझे रोकना पड़ेगा। आईजी और एक वो जो गनमैन था जिसने एफआईआर दर्ज की, इन चारों के रोहतक पुलिस की 2 साल की कार्यप्रणाली की जांच और जनता के गले बात उतरे कि हाँ असल कहानी ये है। ठीक है, शॉर्ट में महेश कंक्लूड करें।
देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पर पुलिस की जो पूरी व्यवस्था एक तरीके से सड़ गल चुकी है और बहुत कुछ ऐसा है जो कि दुनिया से छिपाया जा रहा है। दोनों ही मामलों में बहुत कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ना आप अब तक जान पाए हैं ना कोई जान पाया है। उन्हें दुनिया के सामने लाने की बेहद सख्त जरूरत है। और अगर व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि IAS और IPS की जो संपत्ति का सालाना ब्यौरा केंद्र की सरकार हासिल करती है, उसी ब्यौरे के आधार पर जो कि उनकी खुद की तरफ से दिया गया है, उनके और उनके परिवार की संपत्ति की जांच अगर टॉप भ्रष्टाचारियों की एक लिस्ट बना ली जाए और पूरे देश में, ना सिर्फ हरियाणा, पूरे देश में टॉप IPS जो कि भ्रष्टाचार में काफी ज्यादा संपत्ति कमा चुके हैं और टॉप IAS जो कि भ्रष्टाचार की काफी काली कमाई गढ़ चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा में एक एवरेज मानी जाती है कि कोई भी IAS और IPS 500 करोड़ से नीचे की संपत्ति नहीं रखता है। ये एक एवरेज मानी जाती है। तो आप ये मानकर चलिए कि कोई भी IAS और IPS अगर 500 करोड़ से नीचे नहीं है तो फिर 1000 करोड़ 1500 करोड़ पर जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी जांच की जरूरत है। और अगर उन मछलियों को पकड़ेंगे तो नीचे वालों के लिए खुद ब खुद सबक लग जाएगा कि ऐसा धन अगर इकट्ठा भी कर लोगे तो आपके काम नहीं आएगा। बिल्कुल, अब सवाल यही है महेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आखिर कमी कहाँ है। शासन स्तर पर है, प्रशासन स्तर पर है, मंत्री स्तर पर है, कैबिनेट स्तर पर है। आखिर लैकुना कहाँ है, लूप होल कहाँ है जो हवा मिलती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार के बाद नतीजे ये होते हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध पानी हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।